दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम की शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज शायद पहली बार एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम के बारे में सुना होगा और अब शायद इस एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। बट आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये एपीएफसी पोस्ट क्या होती है, या ईओ पोस्ट क्या होती है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हम कहां पर किस जॉब पर काम करेंगे, हमारा डिकोडेड सिलेबस क्या होगा जिसको हमें प्रिपेयर करना है। तो आपके मन में जितने भी सवाल है ना इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में वो इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एपीएफसी और ईओ एग्जाम की देने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इन एग्जाम्स की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपके पास हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ आपको इस गाइड बुक में भी मिल जाएगी रिटन फॉर्म में। तो आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी या एक हार्ड कॉपी भी बन जाएगी जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों आप लोगों को इस गाइड बुक में सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी है अगर आप एपीएफसी एग्जाम के बारे में एक आइडिया अच्छे से लेना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एक अच्छी बनाना चाहते हैं। तो गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इस एग्जाम की कितनी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आई है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो कि भाई आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं उनकी कितनी वैकेंसीज के लिए आप लोगों को कंपटीशन करने का मौका मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है शॉर्ट नोटिफिकेशन, वहां पर दो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट होगा। एक है एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और दूसरी है ईओएओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर। मैं अभी आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो एपीएफसी पोस्ट की 74 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई है, 74 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन ईपीएफओ। और 74 वैकेंसीज की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32 वैकेंसीज हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 32 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 28 वैकेंसीज हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए 7 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट और पे स्केल भी मेंशन किया गया है जिसके हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं दूसरी नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये ईओ एग्जाम की नोटिफिकेशन है जहां पर 156 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आई है। तो 74 एपीएफसी वैकेंसीज और 156 ईओ वैकेंसीज, तो टोटल 230 वैकेंसीज के लिए आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 78 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 42 है, एससी के लिए 23 है और एसटी के लिए 12 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर भी आगे आपको पे स्केल और एज लिमिट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आगे हम इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले एक बार वैकेंसीज का आइडिया दे दिया कि भाई कितनी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आ रही है, और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको जल्दी यूपीएससी की वेबसाइट में देखने को मिलेगी, 26 जुलाई तक आ जाएगी। और जो एग्जाम की फॉर्म फिलिंग डेट है वो क्या है कि भाई 29 जुलाई 2025 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है 18 अगस्त 2025। तो यहां पर आप लोगों ने ध्यान नहीं देना है कि भाई अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, जो कि अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, तो आपने इस पर्टिकुलर डेट पर इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर देना है। दोस्तों जब ये एप्लीकेशन विंडो आएगी ना तो वहां पर आपको ऑप्शन 3 मिलेंगे कि भाई आप सिर्फ एपीएफसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ ईओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से इन एग्जाम्स में किसके लिए एलिजिबल हो उसके हिसाब से वो ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये पोस्ट है क्या, इन पोस्ट को क्वालिफाई करने के बाद हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी और हमारी सैलरी क्या होगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि भाई आप किन पोस्ट की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो और इन पोस्ट के लिए एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप कहां पर जॉब करोगे। देखिए ईपीएफओ आप लोगों ने शायद पक्का सुना होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश की एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों का पीएफ मैनेज करती है, प्रोविडेंट फंड मैनेज करती है। आप लोगों ने अपने फादर से या फिर अपने अंकल से या फिर अपने भाई से सुना होगा, बड़े भाई से, कि यार मेरा पीएफ कटता है। तो ये पीएफ कौन काटता है, इसको कौन मैनेज करता है इंडिया में? ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1952 में एक एक्ट के थ्रू बनी थी। और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पोस्ट हैं, जैसे रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक पोस्ट है, एसएसए एक पोस्ट है, पीए एक पोस्ट है, एपीएफसी एक पोस्ट है। तो एपीएफसी एक पर्टिकुलर पोस्ट है ईपीएफओ में। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम को, एपीएफसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, किसके लिए? ईपीएफओ के लिए। आप ईपीएफओ में एपीएफसी पोस्ट पर जाकर भर्ती होंगे, आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेंगे। कहां पर? ईपीएफओ में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भले ही जॉब ना हो, लेकिन इसके जो पर्क्स हैं, इसके जो अलाउंसेस हैं, इसकी जो सैलरी है, इसकी जो सैलरी कंडीशन है या सर्विस कंडीशन है, वो सारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर के बराबर होती है। तो यहां पर आप एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनोगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। दोस्तों अगर मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट की बात करूं तो ये क्लास ए पोस्ट है।
क्लास ए मतलब हमारे देश में अगर आप डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स को कैटेगराइज करोगे तो क्लास ए, क्लास बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो ये टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में आती है, क्लास ए पोस्ट है। और 7th पे कमीशन के हिसाब से जो इसका जो पे मैट्रिक्स है वो है लेवल 10। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी ना आफ्टर ज्वाइनिंग दी एपीएफसी पोस्ट, वो लगभग 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में बनेगी। और ये लेवल वही लेवल है जो कि एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर का ड्यूरिंग ज्वाइनिंग होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को काफी अच्छा पे बैंड देखने को मिलता है। आपकी बेसिक पे 15,600 से लेके 39,100 एक एज पर 7th पे कमीशन। और आपका जो ग्रेड पे है वो 5400 का है। तो आपका जो सैलरी बैंड है वो 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में रहेगा। और जब 8th पे कमीशन आएगा तो आपको और सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एपीएफसी ऑफिसर करता क्या है? देखिए ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पेंशन स्कीम मेंटेन करती है, इंश्योरेंस स्कीम मैनेज करती है और लोगों के पीएफ मैनेज करती है। तो उस पर्टिकुलर काम को एक्चुअल में कौन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करता है? एक एपीएफसी ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर नोटिफाई किया जाता है और रिकवरी ऑफिसर नोटिफाई किया जाता है। तो लीगल फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ये अकाउंट्स फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मल्टीपल वैराइटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी और एज सच इसको बैकबोन माना जाता है विद इन द ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी पोस्ट जो कि काफी काम मैनेज करती है और रिव्यू वर्क भी काफी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी काफी होता है। तो आप लोगों को वैरायटी ऑफ रोल देखने को मिलेंगे। एंड वो लोग जो कि देश सेवा या फिर पब्लिक सर्विस करने के जो है एटीट्यूड से गवर्नमेंट जॉब का एक ऑप्शन चुनते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी प्रोफाइल है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो लाइन में लास्ट खड़ा व्यक्ति है ना, उसकी भी हेल्प करने का मौका मिलेगा, उसके भी क्लेम सेटल करने का मौका मिलेगा, उसके भी आपको पीएफ अकाउंट्स के जो ड्यूज पेंडिंग है उनको जो है चालू करने का मौका मिलेगा। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको पब्लिक सर्विस की काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, ये एग्जाम रेगुलर नहीं है, लेकिन जब भी आता है बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो ये एपीएफसी पोस्ट के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कितनी सैलरी होगी और जॉब प्रोफाइल क्या होगी। ठीक है, ऐसी एक और पोस्ट है ईओएओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये दो अलग अलग पोस्ट है, नहीं, ये एक ही पोस्ट है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई गंगाधरी शक्तिमान है। आप जब इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो पहले कुछ साल तक, 2-3 साल तक आप एओ पोस्ट पे रहोगे, अकाउंट ऑफिसर पोस्ट पे रहोगे, जो कि ऑफिस जॉब है जहां पर आपको ऑफिस में बैठकर लोगों के अकाउंट्स वगैरह सेटल करने हैं। और फिर आप फील्ड जॉब में जाओगे एज एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो एक एओ जो है वो बाद में ईओ बन जाता है। इनिशियली आप एओ हो, बाद में आप ईओ बन जाओगे। तो आप जब फील्ड में जाओगे आप ईओ होगे और जब आप ऑफिस में रहोगे तो आप एओ रहोगे। तो ईओ का काम क्या है? इन्फोर्स करना पीएफ एक्ट को, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन पीएफ एक्ट के अंदर कवर होती हैं, क्या वो पीएफ एक्ट को फॉलो कर रही हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड है तो क्या वो सही तरीके से एग्जेम्प्ट करी गई हैं? ये इंश्योर करना किसका काम है? पीएफ का। तो जो भी ईओ ऑफिसर का, तो जो भी उसको इरेगुलरिटी या फिर कोई चैलेंज को देखने को मिलेगा तो एपीएफसी से डिस्कस करेगा, फिर एप्रोप्रिएट एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली एओ और ईओ, ए और ईओ एक ही पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट नहीं है। और ये जो पोस्ट है वो क्लास बी पोस्ट है। ठीक है, मतलब क्लासेस से एक लेवल नीचे आती है। एक ईओ प्रमोट होकर एपीएफसी बनता है। तो क्लास बी एक हल्की सी लो पोस्ट है कंपेयर टू एपीएफसी पोस्ट। वो क्लास ए है, क्लास बी है। ये लेवल 8 पोस्ट है एज पर दी 7th पे कमीशन। और आपकी जो इन हैंड सैलरी है आफ्टर ज्वाइनिंग वो लगभग 85,000 से लेकर 90,000 के बीच में होती है। आपका जो बेसिक पे वो 9300 से लेकर 34,800 है और ग्रेड पे आपका 4800 है। और आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो 47,600 से लेकर 1,51,000 के जो है पे बैंड में रहेगी। एज सच 85,000 90,000 ऑन ज्वाइनिंग मिलती है। और दोस्तों अगेन ये एग्जाम रेगुलर नहीं है, लेकिन अगेन काफी अच्छी वैकेंसी पास्ट में देखने को मिले। इस बार भी 156 वैकेंसीज हैं। तो काफी बच्चे इस एग्जाम के थ्रू अपना एक अच्छा उज्जवल भविष्य बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर आप लोगों के मन में जितने भी सवाल हैं, मैं पहले उनको सोच के आपको थोड़ा सा आंसर करता हूँ। पहला सवाल ये होगा कि सर क्या एपीएफसी और ईओ का एक ही पेपर होता है? नहीं दोस्तों, एपीएफसी का अलग पेपर कंडक्ट होगा, ईओ का अलग पेपर कंडक्ट होगा। दोनों एग्जामिनेशन का पेपर अलग अलग होता है। एपीएफसी एग्जाम का अलग पेपर, ईओ का अलग अलग पेपर, क्योंकि पोस्ट अलग अलग है। ठीक है, दूसरी बात कि सर क्या पेपर एक ही दिन कंडक्ट होगा? देखिए क्योंकि नोटिफिकेशन एक ही आई है इस बार, एपीएफसी और ईओ की एक ही नोटिफिकेशन आई है, तो आपको एग्जाम भी एक ही दिन देखने को मिलेगा। और हमें एक्सपेक्टेड ये है कि भाई एग्जाम 30 नवंबर 2025 को हो सकता है। तो मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 ईओ हो सकता है और इवनिंग में 2:30 से 4:30 आप लोगों का एपीएफसी एग्जाम हो सकता है। तो एक ही दिन दोनों एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि भाई ये एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितनी स्टेजेस हैं। तो देखो बहुत सिंपल सा पैटर्न है इस एग्जाम का। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आनी चाहिए कि 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है। पहले एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है और फिर एक इंटरव्यू होगा। बीच में कोई इंटरमीडिएट, मेंस या फिर फेस 2 टाइप की कोई स्टेज नहीं है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में होता है। तो जो पहली स्टेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये क्या है? एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है। मतलब आप लोगों को सेंटर में जाना पड़ेगा,
जो इन्विजिलेटर होगा वो आपके हाथ में एक फिजिकल पेपर देगा, उसमें ओएमआर शीट होगी, पेपर में क्वेश्चन होंगे, ओएमआर शीट में आपको राइट आंसर मार्क करना है। पेपर खत्म होने के बाद आप ओएमआर शीट इन्विजिलेटर को पकड़ा के फिजिकल पेपर लेके घर आ जाओगे, जैसा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में होता है। तो ऑफलाइन का मतलब आप समझ गए। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब इसका फर्दर जो है डिवीजन क्या है कि भाई आपको हर एक पेपर के लिए, एपीएफसी के लिए और ईओयू के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे का टाइम टू 120 मिनट्स का टाइम। 120 मिनट्स में आपके सामने 120 क्वेश्चन होंगे पेपर में, तो आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है ऑन एन एवरेज। तो 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेगा 2.5। तो 120 इंटू 2.5, टोटल पेपर हमारा कितने मार्क्स का हो गया? 300 मार्क्स का। अगर बाई चांस खुदा ना खासा आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आ जाते हो तो उस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 2.5, उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब कि 0.833 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर इंग्लिश मीडियम में भी होगा और हिंदी माध्यम में भी होगा। एक तरफ आपको इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन्हीं का हिंदी अनुवाद आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है, एक ओवरऑल कट ऑफ है जो कि हर बार पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, नंबर ऑफ एप्लीकेंट के हिसाब से, नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से वेरी करती है। तो कोई फिक्स्ड कट ऑफ या कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया आप लोगों को रिक्रूटमेंट टेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक बार दोबारा पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई 2 घंटे का पेपर है, 300 मार्क्स का पेपर है, 120 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स 2.5 कैरी करेगा, तो टोटल पेपर 300 का हो गया। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 ऑफ 2.5, 0.833। पेपर किस लैंग्वेज में आएगा? हिंदी और इंग्लिश में। सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, एक ओवरऑल कट ऑफ है जो कि हर बार वेरी करेगी। जो बच्चा उस ओवरऑल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेगा वो इंटरव्यू देने जाएगा। ठीक है, जब आप इंटरव्यू में आओगे तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। तो आपका जो 300 वाला पेपर है उसकी 75% वेटेज होगी ओवरऑल एग्जाम में, और इंटरव्यू की 100 जो है 25% वेटेज हो गई। तो अब इंटरव्यू में आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई यहां पर कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स मेंशन कर रखें। मतलब अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे। अगर आपने मिनिमम मार्क्स स्कोर नहीं किए और भले ही आपके टोटल मार्क्स ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो, आपकी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर वो मिनिमम मार्क्स क्या है कि भाई अगर कोई बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके इंटरव्यू में 50 या फिर 50 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके 45 या फिर 48 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और अगर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके 40 या फिर 40 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो ये मार्क्स जब आप लेकर आएंगे तो आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे, और अगर ये मार्क्स फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे होंगे या फिर उससे ज्यादा होंगे तो आपकी सिलेक्शन मानी जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट दोबारा से समझाना चाहूंगा जो कि मैंने बीच में बताया है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, कुलदीप, जो कि मेरा ही नाम है। कुलदीप जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट देने गया, इसके रिक्रूटमेंट टेस्ट में 250 नंबर आए आउट ऑफ 300, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और ये अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। और जब इंटरव्यू देने गया तो उसके मार्क्स आए 49 आउट ऑफ 100, तो इसके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 299। फाइनल कट ऑफ गई है 270। तो क्या मेरी सिलेक्शन मानी जाएगी? दोस्तों मेरी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि भले ही मेरे रिक्रूटमेंट टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे, भले ही मेरे ओवरऑल मार्क्स मेरी ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, बट मैंने अपना मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया इंटरव्यू का फुलफिल नहीं किया है, इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। तो यहां पर इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट यू हैव टू स्कोर द मिनिमम मार्क्स इन द इंटरव्यू, तब जाकर आपकी फाइनल कट ऑफ चेक करी जाएगी। और अगर आप वो क्वालिफाई कर रहे होंगे, उससे ज्यादा आपके मार्क्स होंगे, तभी आपके इंटरव्यू में जो है ओवरऑल सिलेक्शन मानी जाएगी। आई होप पैटर्न में कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हम 2 एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एज क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं एपीएफसी और एग्जाम की, तो मैं पहले जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात करूंगा कि भाई अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज लिमिट का क्या प्रावधान है। एपीएफसी एग्जाम के लिए और ईओ एग्जाम के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं करी गई है। यहां पर कोई भी मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं करी गई है। आप 16 साल के हो, आप 19 साल के हो, आप 20 साल के हो, आप एग्जाम दे सकते हो, बशर्ते आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हो। लेकिन यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन करी गई है कि भाई अगर आप एपीएफसी एग्जाम देना चाहते हो तो आपकी एज 35 या फिर 35 से नीचे होनी चाहिए। अगर आप ईओ एग्जाम देना चाहते हो, आप 30 क्रॉस नहीं कर चुके हो, तभी आप ईओ एग्जाम दे सकते हो। एंड दोस्तों लास्ट जो डेट है वो जो आपकी एज लिमिट है वो किस पर्टिकुलर डेट से कैलकुलेट होगी? वो कैलकुलेट होगी लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल इस साल जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन करी गई वो है 18 अगस्त 2025। तो अगर कोई बच्चा 18 अगस्त 2025 को 35 साल का हो चुका है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो एपीएफसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही वो ईओ एग्जाम के लिए एलिजिबल है। मतलब पहले वाला केस। अब दूसरी केस कि भाई अगर 18 अगस्त 2025 को कोई बच्चा 30 क्रॉस कर चुका है लेकिन 35 से छोटा है, 30 क्रॉस कर चुका है लेकिन 35 से छोटा है, तो वो सिर्फ एपीएफसी एग्जाम दे सकता है, वो ईओ एग्जाम नहीं दे सकता।
लेकिन अगर 18 अगस्त 2025 को कोई पर्सन 30 से छोटा है, 30 की क्रॉस अभी एज उसने नहीं करी है, तो वो एपीएफसी एग्जाम भी दे सकता है और यू एग्जाम भी दे सकता है। तो अगर कोई 35 से बड़ा है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। कोई 30 से 35 के बीच में है तो सिर्फ एपीएफसी के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर कोई 30 से छोटा है तो वो दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट कर रहा हो। ठीक है, कट ऑफ डेट क्या है? लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 3 साल की रिलैक्सेशन है, उसको एपीएफसी में 38 तक अप्लाई कर सकता है और ईयू में 33 तक अप्लाई कर सकता है। कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी या फिर कमीशन ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन, ईपीएफओ एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 5 साल की रिलैक्सेशन है, वो 35 फॉर ईओओ एंड 40 फॉर एपीएफसी तक अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई पर्सन में बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है, तो वो फिर 45 फॉर एपीएफसी एंड 40 फॉर ईओ तक अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई जो SC ST ओबीसी ईपीएफओ एम्प्लॉय हैं उनके लिए, SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और जो बाकी लोग हैं उनके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए, कमीशन ऑफिसर के लिए उन्होंने 6 महीने लगातार सर्विस कर रखी है तो अगेन 5 साल की रिलैक्सेशन है। अगर मैं बात करूं पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, तो 40% से ऊपर अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो 10 साल की रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस कर रखी है तो 5 साल की रिलैक्सेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगेन 2 कैटेगरी में क्वालिफाई जो है क्लासीफाई होंगी। ईयू एग्जाम के लिए एक ही कैटेगरी में क्लासीफाई होगी, लेकिन एपीएफसी एग्जाम के लिए 2 कैटेगरी में क्लासीफाई होगी। एक है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। देखिए अभी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन पिछले साल की नोटिफिकेशन आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, you can apply for APFC examination, you can apply for EU examination. This is the main qualification alongside एज लिमिट जो आप लोगों को फुलफिल करनी है अगर आप इन एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो। लेकिन एपीएफसी एग्जाम में इन्होंने एक और बम गिरा हुआ है, वो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का, कि भाई अगर कोई बच्चा डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड करता है तो उसको मोर डिजायर्ड माना जाएगा, मोर सुटेबल माना जाएगा, बट इसका इंपैक्ट सिलेक्शन पे नहीं पड़ता है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चे ऐसे सिलेक्ट हुए जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो यहाँ पर मेरिट इज द सोल क्राइटेरिया फॉर योर क्वालिफिकेशन। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, फॉर्म फिल करिए और एग्जाम की तैयारी करिए, आपके निकलने के चांसेस उतने ही है जितनी कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वाले बच्चे के हैं। ठीक है, अब बच्चों के मन में और भी बहुत सारे डाउट आते हैं कि सर क्या फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? देखो फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपकी जो कैंडिडेट है वो सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन बाय यूपीएससी। अगर आप इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपना डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हो, यू कैन अप्लाई, या फिर आप इंटरव्यू देने जाओगे। बट अगर उस टाइम तक आपके पास डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू से पहले जो होता है, तो आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ठीक है, ग्रेजुएशन थ्रू ओपन लर्निंग किसी भी मेथड से किया हो, रेगुलर किया हो, ओपन लर्निंग से किया हो, लेकिन अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएशन है, यू कैन अप्लाई। कोई मिनिमैक्स का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में नहीं है, कोई फील्ड मेंशन नहीं किया गया कि कौन से फील्ड में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इंपैक्ट ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन काफी बच्चे पूछते हैं, कोई इंपैक्ट नहीं है। आप शिद्दत से तैयारी करिए, आपको मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा, इसका इंपैक्ट नहीं होता है। तो ये क्वालिफिकेशन बेसिकली उन्होंने मेंशन इसलिए करेंगे कि भाई एक अच्छा बच्चा अगर एक अच्छी प्रोफाइल वाला है तो उसको हम इंटरव्यू में जो है देख लें। बट अगेन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है डिकोडेड सिलेबस। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी डिकोडेड सिलेबस जानना चाहेंगे कि सर एपीएफसी एग्जाम और यू एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस क्या होता है। अगेन मैं अभी आपको जो सिलेबस बताने वाला हूं वो 2023 की नोटिफिकेशन के हिसाब से बताने वाला हूं, और ज्यादातर चांसेस ये हैं कि भाई यही सिलेबस आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा। अगर कोई चेंज होगा आई विल अपडेट यू, बट अभी 2023 के हिसाब से सिलेबस क्या है। देखिए नोटिफिकेशन में आप लोग जब सिलेबस देखने जाएंगे तो आपको सिर्फ कंपोनेंट के नाम दिखाई देंगे कि भाई आपको प्रिपेयर करना है जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड कल्चर, करंट इवेंट, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथ, स्टैट, जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी। अभी जो सिलेबस मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, जो कंपोनेंट मैंने मेंशन किए हैं, ये एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस है। एंड दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक मैसेज और देना चाहूंगा कि एपीएफसी एग्जाम और यू एग्जाम की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं है। अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। एपीएफसी एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें ऑटोमेटिकली यू एग्जाम का सिलेबस समा रहा है। जो ये एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस मैंने मेंशन किया है, अगर मैं यहां पर कल्चर एंड हेरिटेज माइनस कर दूं, पीडीजी वाला कंपोनेंट माइनस कर दूं, यहां पर मैं ऑडिटिंग माइनस कर दूं, इंश्योरेंस माइनस कर दूं, और मैं यहां से स्टेट माइनस कर दूं, तो अब जो मेरा सिलेबस बनेगा वो एपीएफसी एग्जाम का, यू एग्जाम का सिलेबस बनेगा।
तो एपीएफसी का सिलेबस -4 कंपोनेंट, कल्चर हेरिटेज, ऑडिटिंग इंश्योरेंस और पीडीजी और स्टेट, ये इक्वल टू है ईयू एग्जाम का सिलेबस। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भाई आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि उस प्रिपरेशन से आप ऑटोमेटिकली ईयू एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हो। बट अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर ये तो आपने कंपोनेंट के नाम बता दिए, इन कंपोनेंट के अंदर हमें क्या प्रिपेयर करना है वो भी हमें बता दीजिए, और कहां से प्रिपेयर करना है मैं आपको बताता हूं। कि देखो सबसे पहला कंपोनेंट है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। ये आप प्रिपेयर कर रहे हैं कौन से एग्जाम के लिए? ये आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एपीएफसी एग्जाम। अगर आप ईयू एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगा। अब इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट में क्या प्रिपेयर करना है और क्यों प्रिपेयर करना है? देखिए एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के देखने को मिलेंगे। 10 कंपोनेंट के क्वेश्चन आते हैं एपीएफसी में भी, ईयू में भी, तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इन 10 में से आप लोगों को पहले फ्रीडम मूवमेंट प्रिपेयर करना है, जिसकी शुरुआत एडवेंट ऑफ यूरोपियन से होगी या डिक्लाइन ऑफ मुगल से होगी। फिर आप अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, उन्होंने जो वॉर लड़ी हैं डिफरेंट रीजनल पावर्स के खिलाफ, वो आप पढ़ोगे। फिर आप आ जाओगे 19th सेंचुरी में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कवर करोगे, 1857 की वॉर कवर करोगे, कांग्रेस की फॉर्मेशन कवर करोगे, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट कवर करोगे, फिर आप गांधी जी की एंट्री कवर करोगे, फिर गांधी मूवमेंट्स कवर करोगे। तो ये हमारा टिपिकल फ्रीडम मूवमेंट वाला सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री वाला सिलेबस आपको देखने को मिलेगा जब आप फ्रीडम मूवमेंट वाला टॉपिक प्रिपेयर करोगे। अगर मैं बात करूं कल्चर एंड हेरिटेज की, तो यहाँ पर आप आर्किटेक्चर प्रिपेयर करते हो, जो पपेट्री है, स्कल्पचर है, डांस फॉर्म्स है, म्यूजिक है, हेरिटेज है, वो सारे टॉपिक्स आप प्रिपेयर करोगे। एंड दोस्तों अगेन आप अगर फ्रीडम मूवमेंट प्रिपेयर करने वाले हो तो आपके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर। और अगर आप प्रिपेयर करने की सोच रहे हो इंडियन कल्चर हेरिटेज, तो नितिन सिंघानिया की बुक काफी अच्छी है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसमें एक हिडन पोर्शन भी है। एक चीज ऐसी है जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखी है, बट एग्जाम में एपीएफसी की आपको देखने को मिल सकती है, वो है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री। आपको उसके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी अगर आपके पास टाइम बचे, एनर्जी बचे, तो प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और कंपोनेंट की, जो है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज बेसिकली इंडियन पॉलिटी, एंड सेकंड है करंट अफेयर। देखिए अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो यहां पर आपको गवर्नेंस प्रिपेयर नहीं करना है, आपको पॉलिटी ही प्रिपेयर करनी है। ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है। तो पॉलिटी की शुरुआत कहां से होती है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कंपनी रूल के टाइम पे जो एक्ट आए हैं उनको पढ़ेंगे, आप क्राउन रूल के टाइम पे जो एक्ट आए हैं उनको पढ़ेंगे, आप उसका इंपैक्ट देखेंगे हमारी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो सेकंड टॉपिक हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा, मेजर कमेटीज, माइनर कमेटीज पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर प्रेम्बल के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप के बारे में, स्टेट्स की फॉर्मेशन के बारे में। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी का, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस एंड ड्यूटीज। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन कवर करते हैं। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव पे, जहां पर आप कवर करते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फिर आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन पार्लियामेंट और यूनियन लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, हम तीसरा टॉपिक प्रिपेयर करते हैं। फिर हम आते हैं जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। फिर हम कवर करते हैं आगे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट, पीआरआई एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये हमारा पॉलिटी का सिलेबस है। एंड दोस्तों अगेन वास्ट सिलेबस है, और यहाँ पर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस वाली फीलिंग आएगी, हिस्ट्री में भी आपको वही फीलिंग आएगी। और यहाँ पर आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन एपीएफसी में भी और 10 क्वेश्चन ईयू में भी देखने को मिलेंगे। थर्ड कंपोनेंट है करंट अफेयर। अगेन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बट यूपीएससी सीएससी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एग्जाम में 8 to 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और आपको इनिशियल जो प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर की, वो एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर द एग्जाम करनी है। तो अगर एग्जाम 30 नवंबर 2025 को हो सकता है, तो आपको मई 2025 ऑनवर्ड करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए। एंड कुछ डायमेंशन ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स के जो है न्यूज़ हो गए, और जो रिपोर्ट एंड इंडिसेस आती हैं जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गए, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, पीडीजी और इंश्योरेंस कंपोनेंट की। देखिए इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको हार्डली दोनों एग्जाम्स में 5 के अराउंड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आप लोगों को इंश्योरेंस से भी 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेगा, वो भी एपीएफसी एग्जाम में, ईयू में नहीं आता है। पीडीजी के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो ये कंपोनेंट हाई वेटेज वाले नहीं है। तो इकोनॉमी में आपने शुरुआत करनी है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ से, डिमांड एंड सप्लाई से। फिर आप कवर करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर आप पुवर्टी, इंप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान वगैरह आप पढ़ते हैं। फिर आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, फाइनेंस कमीशन। तो हमारा टिपिकल अगेन यूपीएससी सिविल सर्विस वाला सिलेबस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस कम इंपॉर्टेंट है, बट अगर किसी ने पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कंसेप्ट क्या होता है इंश्योरेंस का, उसकी हिस्ट्री क्या है इंडिया में, और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, जो कि करंट अफेयर में काफी देखने को मिलती है, वो आपने पक्का पढ़नी है। जैसे 2015 में उन्होंने बैंक का इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, तो ये आपने प्रिपेयर करना है। पीडीजी में बेसिक इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी,
ड्रेनेज सिस्टम हो गया, माउंटेनियस सिस्टम हो गया, इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी, और फिर आपने डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हो गया, और फिर आपने ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक, उसका इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी में, सोसाइटी में, वो प्रिपेयर करना है। इकोनॉमी के लिए बेस्ट सोर्स क्या रहेगा कि भाई आप क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लास 12th की एनसीईआरटी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंश्योरेंस के लिए ईडीआई की एक ई बुक आती है, आप नेट पे आके चेक कर सकते हो। और जो हमारा कंपोनेंट है पीडीजी, इसके लिए इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक आती है क्लास 11th की एनसीईआरटी, और एक बुक है क्लास 12th की एनसीईआरटी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर। इट विल बी मोर देन इनफ। आगे बढ़े, अब बात करते हैं कुछ और कंपोनेंट्स की। इसमें आता है क्वांट, रीजनिंग और स्टेट। देखिए अगेन क्वांट इज हैविंग वेरी हाई वेटेज, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन क्वांट के देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की बहुत कम वेटेज है, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, और स्टेट का भी हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, वो भी सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में, ईयू एग्जाम में स्टेट नहीं आता है। तो आपका पूरा फोकस क्वांट पे होना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पर वो टिपिकल सिलेबस जो हमारा बाकी एग्जाम्स में, सीजीएल में, आरबीआई ग्रेड बी में, यूपीएससी सीसेट में, वही सिलेबस यहाँ पर भी है कि आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, बोर्ड स्टीम, पाइप सिस्टम, सब टॉपिक वही है। लेकिन यहाँ पर जो लेवल है वो सीसेट से थोड़ा सा कम है, आप लोगों को सीजीएल से भी कम लेवल देखने को मिलेगा, बट क्योंकि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिला तो आपकी स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग का भी सिलेबस वही है कि भाई सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, कैलेंडर, सब वही टॉपिक है। तो रीजनिंग और स्टेट अगेन आप थोड़ा कम वेटेज यहाँ पर दीजिए, आपको क्वांट पे पूरा फोकस देना है। स्टेट में मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिस्पर्जन पे आपके फॉर्मूला भी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। इनके लिए आप आर.एस. अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं, और स्टेट के लिए आप कोई भी ऐसा सोर्स जहां पर आपको मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूला मिल जाए और 2-3 न्यूमेरिकल मिल जाए, इट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखो दोस्तों ये स्लाइड हाईएस्ट वेटेज वाली स्लाइड है, मतलब इंग्लिश के आपको एग्जाम में 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिक्स है, और करंट कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये स्लाइड आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ग्रामर एग्जाम में नहीं आ रही है 21 और 23 के, अगर हम पैटर्न को देखें, आपको वोकेबलरी को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और वहां पर भी रीडिंग कंप्रेंशन इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, इडियम फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंटोनिम इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो डिकोडेड सिलेबस आप लोगों के सामने है कि भाई यहाँ पर आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में बेसिक, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, सॉफ्टवेयर क्या उनसे कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो काफी बड़ा सिलेबस है, बट दोस्तों पक्का प्रिपेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में एक अच्छा एडवांटेज दिलवा सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करूं तो एसवी बख्शी की बुक आती है जनरल इंग्लिश की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप अरेंज पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटेंसी। बहुत सारे बच्चों को अकाउंटेंसी कंपोनेंट परेशान करता है, क्योंकि एक न्यू कंपोनेंट है काफी बच्चों के लिए, बट यहाँ पर दोस्तों आपने क्लास 11th एंड क्लास 12th का लेवल मेंटेन करना है। ये 20 टॉपिक आपके सामने जो है, आपने यही 20 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं प्रायोरिटी में, और इनमें भी जो ये पहले इनकम स्टेटमेंट तक के जो टॉपिक है चैप्टर 7 तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 50% क्वेश्चन आपको इनसे देखने को मिलेंगे, और इनको ही पढ़ने के बाद, इनको ही समझने के बाद आपको आगे वाले टॉपिक समझ आने वाले हैं। फिर ये वाले 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आप इनको प्रिपेयर करिएगा। और इनके लिए बेस्ट सोर्स क्या रहेगा अकाउंटेंसी के लिए, आपकी क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज। अगर एनसीईआरटीज आपको कम्प्लेक्स लगते हैं पढ़नी, तो आप डॉक्टर डी के गोयल की बुक जो है फॉलो कर सकते हैं। एंड दोस्तों अकाउंटेंसी आपने पक्का प्रिपेयर करना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 आपको अकाउंटेंसी देखने को मिलते हैं एपीएफसी और ईयू एग्जाम में। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन। और अगेन ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड बच्चों को अलग करेगा। ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी कम वेटेज है एग्जाम में, लेकिन अगर आपने 2-3 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना भी है तो ये 7 टॉपिक आपके सामने है। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कंपनी ऑडिटर, वाउचिंग, ऑडिटर रिपोर्ट, लायबिलिटी एंड डिफरेंट ऑडिट्स। और अगेन देखो यहाँ पे सिलेबस जो है थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है, बट 2023 के एग्जाम के हिसाब से हमें यही सिलेबस देखने को मिल रहा है। और ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं, टीएन शर्मा की एक बुक आती है आगरा पब्लिकेशन की, वहां से। ठीक है, आगे बढ़े, सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर करनी है जो कि सोशल सिक्योरिटी डोमेन से रिलेट करती हैं, लाइक अटल पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और आप लोगों की आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जो भी स्कीम रिटायरमेंट से रिलेट करती है, पेंशन से रिलेट करती है, या फिर जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनसे रिलेट करती है, वो आपको पक्का प्रिपेयर करना है, और ये आपकी ओवरलैपिंग प्रिपरेशन होगी विद द करंट अफेयर। लेकिन अगर मैं एक्ट की बात करूं तो 6 एक्ट हैं सोशल सिक्योरिटी में, आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईपीएफ एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। और हर एक एक्ट से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो हर एक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस मत करिएगा। एक्ट आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से मिल जाएंगे, और ये जो स्कीम्स हैं आप करंट अफेयर से कवर करेंगे। अब बात करते हैं आयरन लेबर लॉ की। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो बहुत सारे बच्चे हल्के में लेते हैं लेकिन बाद में परेशान होते हैं। यहां से भी एग्जाम में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आईआर में बेसिकली थ्योरी है, जहां पर आप लोगों को ओवरव्यू ऑफ आईआर पढ़ना है, ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ना है, वेजेस के बारे में पढ़ना है,
कौन कौन से डिस्प्यूट इंडस्ट्री में होते हैं, उनको सेटल कैसे किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रेड यूनियंस की जो कन्वेंशंस हैं, जो उनकी डिफरेंट थ्योरीज उनके बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स आपके सामने हैं। पहली क्वेश्चन शिवाली नंदन की बुक आती है, वहां से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेबर लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 15 क्वेश्चन आयरन लेबर लॉ से आते हैं तो 12 क्वेश्चन लेबर लॉ से आएंगे। और यहाँ पर 12 एक्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ पर दोस्तों हर एक एक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया। ये लिस्ट आपके सामने आपको गाइड बुक में मिल जाएगी, जो मैंने आपको इनिशियली डाउनलोड करने को बोली थी। यहाँ पर ये लिस्ट है पूरी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद आता है जनरल साइंस, अगेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, 10 क्वेश्चन वेटेज है एग्जामिनेशन में। और यहाँ पर बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी क्लास 6 से क्लास 10 के लेवल की आप लोगों को प्रिपेयर करनी है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर कुछ हिडन सिलेबस है, जैसे मैंने आपको बीच बीच में बताया कि हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको जो है एपीएफसी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी आपको पीडीजी के अंदर देखने को मिल सकती है। एनवायरमेंट अगेन आपको पीडीजी के अंदर देखने को मिल सकता है। और करंट अफेयर के बेसिस पे आप लोगों को थोड़े क्वेश्चन पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों 8 कंपोनेंट जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे होने चाहिए, कौन कौन से हैं? पहले जनरल इंग्लिश, फिर क्वांट, आयरन लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, फिर आता है जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इंडियन पॉलिटी। ये 8 कंपोनेंट को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखिएगा। एंड दोस्तों आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट अगर आप एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं, जो हैं हमारे कोर्सेज, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाएंगे तो यहाँ पर वेबसाइट में आपको 3 डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कोर्सेज के बारे में, 1 मिनट बस। तो देखो, सबसे पहला जो कोर्स है एपीएफसी एग्जाम का वो है मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स कौन से बच्चे के लिए है? ये ऐसा कोर्स है जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। उस बच्चे के लिए जो कि अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, फिर जॉब के साथ प्रिपरेशन करेगा, जो चाहता है कि भाई हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन एक ही जगह पे मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियोस की मदद से, लाइव क्लासेस की मदद से, और रिकॉर्डेड जो है चैप्टर वाइज नोट्स की मदद से, चैप्टर वाइज क्विज की मदद से, और वीकली मेंटर टॉक सेशन की मदद से आप लोगों को काफ़ी अच्छी गाइडेंस और अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये कोर्स आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। इसकी जो है आपको यहाँ पे कूपन कोड मिल जाएगा, आप इसको अप्लाई करके जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, उन बच्चों के लिए जो कि जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में या फिर किसी और प्रिपरेशन में, लेकिन स्पेशल सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आयरन लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपेयर नहीं किया है। इनका सॉल्यूशन चाहते हैं कि सर जीएस एंड क्यूआरई प्रिपेयर्ड है, उनका सिर्फ क्विज दे दो, लेकिन इन कंपोनेंट्स को कंप्रेहेंसिवली कवर करा दो विद द हेल्प ऑफ वीडियोस और नोट्स। तो आपको ये कोर्स उसके रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए जिनका यूपीएससी वाला बैकग्राउंड है, जिन्होंने जीएस एंड क्यूआरई प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ इनको कभी प्रिपेयर नहीं किया है। तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जो कि अभी प्रिपरेशन जो है कर चुके हैं कंप्लीट अपनी पिछले कुछ टाइम में, और अब सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगेन कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएंगे। तो दिस इज रिगार्डिंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। एंड प्लीज अगर कोई डाउट बचा है, कोई क्वेरी बचे, तो लिंक आपके कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप वहां पर अपनी क्वेरी बताइए, मैं वहां पे आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।